के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मरवाड़ी क्षेत्र के महमूरगंज में 3 मंजिले भवन को रेलवे द्वारा किया गया धराशायी। बेनियाबाग स्थित गांधी चबूतरे पर डर्बीशायर क्लब ने मनाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पहुंचे काशी, लोगों से घर घर किया जनसंपर्क। और सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा को लेकर थाना परिसर में बैठक। और अब खबरें विस्तार से। बेनियाबाग स्थित गांधी चबूतरे पर डर्बीशायर क्लब ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई। डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में रविवार को भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी बापू के चित्र पर माला फूल अर्पित कर उनकी 74वीं पुण्यतिथि राजनारायण पार्क बेनियाबाग स्थित उनके चबूतरे पर मनाई गई। इस मौके पर अध्यक्ष श्री शकील ने बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी और प्यार से बापू कहते हैं, आज ही के दिन गोडसे नामक व्यक्ति ने बापू को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आगे बताया कि बापू ने अहिंसा अपनाकर भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलवाई। उन्होंने देश के नौजवानों को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया। श्री शकील ने कहा कि इसी चबूतरे पर बापू के अस्थि कलश की अंतिम दर्शन करने लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित कमलापति त्रिपाठी मौजूद थे। श्री शकील ने कहा कि जो तथाकथित लोग बापू के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तथा आने वाली नई पीढ़ी को बापू के बारे में गलत व भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि इन्हीं बापू ने अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाई थी। ये वही बापू हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर देशवासियों को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, कमालुद्दीन खान, चिंतित बनारसी, हाजी मोहम्मद सलीम, प्रमोद वर्मा आदि शामिल थे। हमने आज़ादी के नायक महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि राजनारायण पार्क बेनियाबाग में हम पिछले 12 बरस से मना रहे थे। आज पार्क बन गया, महात्मा गांधी जी का ये चबूतरा भी बन गया, जो भव्य बन गया चबूतरा। आज हम उनकी पुण्यतिथि इसी राजनारायण पार्क बेनियाबाग में मना रहे हैं। और आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति ने देश के आज़ादी के नायक को गोली मार दिया और गोली मारकर आज के दिन उनकी हत्या कर दिया। देश उस दिन को भी नहीं भुला पाया और आज भी नहीं भुला पा रहा है। आज हम उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाया और यहाँ पर दिया जलाया। और आज महात्मा गांधी जी के हम पुण्यतिथि पर सरकार से मांग करते हैं कि जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन देश में अवकाश घोषित करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि आज के दिन, उनके पुण्यतिथि के दिन पूरा देश नहीं जानता है। आज कोई बच्चे से आप पूछ लीजिए कि आज के दिन क्या हुआ था, तो कोई नहीं बताएगा। इस चीज़ को न छिपाया गया और इस चीज़ को हम चाहते हैं सरकार से, और जो भी सरकार हो हिंदुस्तान के अंदर हो, हम उनसे मांग करते हैं कि इस दिन अवकाश घोषित किया जाए। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल काशी पहुंचे। वह पक्के मकाल में गुजराती समाज के लोगों से घर घर जाकर संपर्क किए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में अपने दिग्गज नेताओं को डोर टू डोर कैंपेन कराकर प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पूर्वांचल को साधने में जुटी हुई है। यही वजह है कि जब तमाम दल के नेता पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहीं अपने खास रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी अंतिम चरण में होने वाले चुनावी क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र को पक्के महल में घर घर जाकर वितरित किया और कांग्रेस के पक्ष में लोगों को वोट करने की अपील की। इस दौरान हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यूपी में गुंडों की समाप्ति किए जाने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि लखीमपुर की घटना से सभी को पता है कि गुंडे कहाँ हैं और घटना करवाने वालों को जेल नहीं भिजवाया गया। यूपी बीजेपी और गुजरात बीजेपी में गुंडे ही भरे हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी यह नहीं बता पा रही है कि 5 साल में योगी जी ने क्या काम किया है। जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है तो जाकर देखिए कि विकास की बात शहर तक सिमट गई है, गांवों में कोई विकास नहीं हुआ। रेल भर्ती को लेकर कई नौजवानों में नाराजगी, सालों से मेहनत की है, मेहनत करके परीक्षा दी है, लेकिन रिजल्ट की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार आनाकानी करती है। नौजवान कहता है कि हमने पढ़ लिख कर मेहनत की है तो हमें रोजगार मिलना चाहिए, और इसी बात को लेकर सरकारी भर्ती हो या रेल भर्ती हो, उस पर नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और इलाहाबाद में किसानों के साथ और नौजवानों के साथ जो हालत हुई है, उस पर मैं मानता हूँ सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। कल आपको इलाहाबाद में छात्रों से आप मिलने जा रहे थे, वहाँ रोका गया। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि युवाओं को एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जब तक युवा बोलेगा नहीं तब तक वो जीतेगा नहीं। आज आप गुजराती समाज के साथ जनसंपर्क करने जा रहे हैं, आखिर आप कांग्रेस की स्थिति को किस रूप में पूर्वांचल में देख रहे हैं? पिछले 3 साल के भीतर हमने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनहित में जो भी कार्य किए हैं, हमें भी भरोसा है कि जनता हमें प्यार देगी और आने वाले दिनों में अच्छा काम होगा। योगी आदित्यनाथ को आप किस नजरिए से देखते हैं, जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया हम सब जानते हैं। आप मेरे साथ चलिए, जिस गलियों में हम जाएंगे वहाँ विकास की परिभाषा को हम समझ पाएंगे। सरस्वती पूजा के मद्देनजर रविवार को सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध की अध्यक्षता में थाने पर सरस्वती पूजा संस्थापकों व सम्राटजनों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। रविवार को सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध की अध्यक्षता में थाना पर सरस्वती पूजा के त्योहार में जिन स्थानों पर सरस्वती माता की प्रतिमा की स्थापना होनी सुनिश्चित है, उनके संस्थापकों एवं क्षेत्र के सम्राट व्यक्तियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में उपस्थित लोगों को मूर्ति स्थापना व पूजन के समय कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए हिदायत दी गई एवं उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई एवं उनके विस्तारण का आश्वासन दिया गया तथा उनको यह भी हिदायत दी गई कि कमेटी का एक व्यक्ति हर समय मूर्ति की सुरक्षा में तैनात रहे व कोई भी समस्या आने पर थाना चौक पर जरिए दूरभाष अवगत कराए। मीटिंग में बाबूलाल, लव कुमार, हीरालाल बिंद, विकास मेहरा, हेमंत कुमार शर्मा, महेश तिवारी, रवि प्रकाश शर्मा, भारतलाल कसेरा एवं अन्य 50 सम्राट व्यक्तियों ने भाग लिया। 6 लोग से ऊपर एक बार में वहाँ नहीं रहेंगे। पुजारी जी को इसमें छोड़ देते हैं, जो पुजारी जी पूजा करते हैं उनको नहीं जोड़ेंगे, बाकी 5, 6 लोग 10 लोग रहिए, उससे ज़्यादा लोग ना। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, जब मूर्ति का आप विसर्जन करेंगे उसमें 5 लोग से 4 लोग से अधिक कोई नहीं होगा, क्योंकि 144 लगी है। आप जब रास्ते में आओगे, अगर कोई भी दूसरा आदमी या कोई भी पेपर वाले, प्रेस वाले में फ़ोटो बना लेगा तब दिक्कत है। दफ़ा 144 लागू हुई है और 6 फरवरी तक चलेगी, 7 फरवरी तक, यानी कि शायद और बढ़ गई है, तो वो चुनाव आयोग की तरफ से बढ़ा दी गई। इसलिए वो अनुरोध हमारा आपसे है कि केवल 4 लोग किसी एक छोटी सी चिड़िया में मोटरसाइकिल पे गाड़ी में रखकर अपना जो परंपरा होती है, जो पूजन का निर्वाह होता है, वो कर दीजिए। फिर अगले साल बाबा जैसा चाहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर मैदान पर सुबह सपा उतर चुकी है। साथ ही सुबह सपा 2 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2 दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी बनारस के 8 में से 2 सीटों श्योपुर और अजगरा में चुनाव लड़ेगी। श्योपुर में खुद ओम प्रकाश राजभर उतर सकते हैं। यहां से अभी योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं। वाराणसी में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में सुबह सपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने बताया कि गठबंधन के तहत उनकी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं, जिनमें अजगरा और श्योपुर विधानसभा सीट शामिल है। दोनों सीटों पर छड़ी निशान पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इन सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। श्योपुर से ओम प्रकाश राजभर के लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष वहां से लड़ सकती है,
3-4 दिनों के भीतर प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। शशि प्रताप ने आगे बताया कि इसके अलावा बाकी सीटों पर यूपी में जो गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे और उनका पूरा समर्थन किया जाएगा। प्रधानमंत्री से बीजेपी से बीजेपी मैंने क्या होता है, बीजेपी तो खुदे खत्म कर दी अपनी पटिया को, मोदी की पार्टी बना दी। कोई कहता है अब मोदी जी आए थे तो अब की बार मोदी सरकार, अरे भाजपा में है कि अब की बार भाजपा सरकार होनी चाहिए ना, कि मोदी सरकार होनी चाहिए। मोदी मैंने बीजेपी लोग खुदे बना दिए, बीजेपी रह कहाँ गई है। हमारा मुद्दा है सबसे पहले 300 यूनिट घरेलू बिजली हम सरकार बनते ही लागू कर देंगे। जिस दिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम 300 यूनिट घरेलू बिजली गरीबों को मुफ्त करेंगे, उसी दिन लोग चौक ले लिए और इन्होंने कहा कि अब हम आधा बिजली का बिल कर दे रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने की बात, पुरानी पेंशन बहाल भी होगी। अभी मैं बता रहा हूँ, जातिवार जनगणना 1931 के बाद से अभी तक नहीं हुआ है। जो जातिवार जनगणना जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राममोहन पाठक के करकमलों द्वारा डॉक्टर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव शिखर के काव्य संग्रह आखिरी मंजिल उर्फ शिखर काव्य मंजूषा का विमोचन हुआ। सिगरा स्थित शहीद उद्यान में एनटीपीसी के सहायक प्रबंधक मानव संसाधन डॉक्टर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव शिखर के काव्य संग्रह आखिरी मंजिल उर्फ शिखर काव्य मंजूषा का विमोचन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राममोहन पाठक के करकमलों द्वारा रविवार को आयोजित एक समारोह में संपन्न हुआ। इसके पूर्व सभी प्रबुद्ध अतिथियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कवि, लेखक एवं साहित्यकार के रूप में ख्याति लब्ध रचनाकार ने अपनी पुस्तक आखिरी मंजिल में जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित काव्य को संजोया है। शिखर की कई काव्य और कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। उक्त कार्यक्रम में विमोचन के उपरांत मुख्य अतिथि प्रोफेसर पाठक ने इस पुस्तक को आज के दौर के लिए उपयोगी बताया तथा कहा कि शिखर की रचनाएं घर, समाज एवं मानवता को दृष्टिगत लिखी गई हैं। अध्यक्षता कर रहे सोच विचार पत्रिका के संपादक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि शिखर ने इस पुस्तक में जीवन जीने की कला कविताओं के माध्यम से समझाई है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्रद्धानंद ने कहा कि आखिरी मंजिल में रचनाकार ने मानवता एवं परिवार तथा समाज को प्रेममय करने का सफलतम प्रयास किया है। इस पुस्तक में जीवन के सभी पहलुओं को देखा जा सकता है। वहीं विमोचन के पूर्व पुस्तक के रचनाकार शिखर जी ने मुख्य अतिथि प्रोफेसर पाठक सहित सभी अतिथियों का अंग वस्त्रम से अभिनंदन किया। एनटीपीसी उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में सहायक प्रबंधक मानव संसाधन के पद पर कार्यरत डॉक्टर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव शिखर द्वारा रचित उक्त पुस्तक का
प्रकाशन हिंदी श्री पब्लिकेशन संत रविदास नगर द्वारा किया गया है। आज हमारे गांधी जी की पुण्यतिथि थी, तो इस अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम आज राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि भी देंगे और हमारी पुस्तक का आखिरी मंजिल का आज विमोचन भी होगा। ऐसे कौन कौन लोग आए? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर राम मोहन त्रिपाठी जी, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कुलपति रह चुके हैं, वो थे। और साथ में हमारी अध्यक्षता कर रहे थे कार्यक्रम की पंडित डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र जी, और हमारे विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर श्रद्धानंद जी, और कार्यक्रम के हमारे एक विशिष्ट अतिथि जो प्रकाशक हैं वो आए हुए थे आनंद अमित जी। साथ में हमारे और भी गणमान्य व्यक्ति हमारे उपस्थित रहे। पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 85वें संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। पीएम मोदी द्वारा संबोधित आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 85वें संस्करण का आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर किया गया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अनेक जानकारी की चर्चा के साथ आसाम क्षेत्र के गायक भूपेंद्र हजारी जी का चर्चा तथा आसाम के जंगलों के गैंडों की गत दिनों मृत एक बाघिन की चर्चा तथा शिक्षा के क्षेत्र में राजा महेंद्र सिंह जी का योगदान व बीएचयू के आईटी के लोगों का योगदान, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती व 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए तथा देश के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर चल रहे अमृत महोत्सव की चर्चा की। गीता मंदिर पर आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व काशी क्षेत्र अनूप जायसवाल, मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी छेदीलाल वर्मा, संचालन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा सोमनाथ विश्वकर्मा, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव ने किया। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 85वें संस्करण का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने हम सबको अनेक देश के चल रहे अमृत महोत्सव के बारे में, अनेक महापुरुषों के बारे में, सुदूर क्षेत्र में आसाम में कैसे एक लोकगीत गायक भूपेंद्र हजारिका जी के बारे में, जिनके नाम पर एक बहुत बड़ा वहाँ पुल भी बना हुआ है, भारत सरकार ने बनवाया है। तथा हमको एक बार पुनः वैक्सीनेशन स्वच्छता के लिए जागरूक करते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है, विश्वविद्यालय के लिए अपना ज़मीन दिया और शिक्षा के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए भारत को शिक्षा के लिए जागरूक किया युवाओं को। और एक बार पुनः उन्होंने स्वच्छता, प्लास्टिक और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते हुए हम सबको इस 85वें संस्करण में अनेक जानकारी की बातें बताई। मड़वाड़ी क्षेत्र के महमूदगंज में 3 मंजिले भवन को रेलवे द्वारा धराशायी किया गया, जबकि गृहस्वामी ने प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि ये मामला अभी न्यायालय में चल रहा था। मड़वाड़ी क्षेत्र के महमूदगंज में 3 मंजिले भवन को रेलवे द्वारा धराशायी किया जा रहा है। मौके से मिली जानकारी के अनुसार महमूदगंज पुलिस चौकी के सामने 3 मंजिला मकान है, जिसमें 8 भाइयों का परिवार रहता था। वह उसी मकान के निचले तल पर अपनी दुकान चलाते थे। कार्रवाई के दौरान लोगों की काफ़ी भीड़ भी मौके पर लगी रही और सुरक्षा कारणों से सुरक्षा बलों की भी मौके पर तैनाती रहने से किसी प्रकार का विवाद नहीं होने पाया। विगत 2020 में रेलवे प्रशासन द्वारा इस मकान को अपनी ज़मीन पर बताते हुए गिराने के लिए भारी मात्रा में सिविल पुलिस व रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश ध्वस्तीकरण को उस वक्त रोक दिया गया था। पुनः रेलवे ने ध्वस्तीकरण करना चाहा, लेकिन तत्कालीन विधायक के आ जाने से ध्वस्तीकरण टीम वापस लौट गई। विगत 1 पखवाड़े पूर्व फिर एक बार रेलवे ने इस मकान को ध्वस्त करने के लिए आई, लेकिन किसी कारणवश रेलवे प्रशासन वापस चला गया। शनिवार सुबह ही रेलवे प्रशासन जेसीबी मशीन लेकर उक्त भवन को गिराने पहुंचे। साथ में रेलवे सुरक्षा बल के अलावा मड़वाड़ी थाने के पुलिस फोर्स के साथ अन्य थानों की फोर्स भी मौजूद थी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एसीएम प्रथम के नेतृत्व में मकान के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो चुकी। उक्त भवन में रहने वाले देवी प्रसाद का आरोप रहा कि अभी न्यायालय में इस मकान का मामला चल रहा है, लेकिन मकान को गिराने के लिए रेल प्रशासन मनमानी कर रहा है। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के चलते मौजूद पुलिस बल को आवागमन बाधित न होने पाए, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की अलग से ड्यूटी लगाई दी गई थी।
ध्वस्तीकरण के दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर परमेश्वर कुमार, थानाध्यक्ष मड़वाड़ी राजीव सिंह, जीआरपी चौकी प्रभारी अयोध्या प्रसाद, उप निरीक्षक अजीत मिश्र समेत अन्य पुलिस बल मौजूद रही। ये मामला था, हमारा कोर्ट में केस चल रहा था और उसके दौरान इन लोगों ने जो तोड़फोड़ किया। एडीएम सिटी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जो है ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोर्ट का हाई कोर्ट का आदेश है कि 28 तक जो है कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी एडीएम सिटी आके इसको तोड़वाए। तो ये बताइए कि आप लोग सामान हटा रहे थे या हटा दिए थे? हटा रहे, वो हटाने नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती हटवाए। आप लोगों का नुकसान भी हुआ इससे? जी बहुत नुकसान हो, बहुत नुकसान। देखिए सब रैक वगैरह देख लीजिए, सब जो है एकदम से दबा है। रैक शटर बोले नहीं हटा दीजिए, निकाल दीजिए। कहे कि 1 घंटे का मौका दे रहे, 1 घंटे कोई बदतमीजी कर रहे थे, बहुत बदतमीजी। 1 घंटे का हम लोगों ने, मेरे भाई ने, सब लोग खड़े थे, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो एकदम ऐसे थे कि जैसे एकदम जैसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, इस तरीके से कर रहे थे। हम लोगों से भी बदतमीजों से बात कर रहे थे, लेडीज से भी बदतमीजों से बात कर रहे थे, एकदम मौका नहीं दे रहे थे। तो कितना हम लोगों ने, मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मेरा दवा कितने दवाई तो उसमें और दब गए हैं, पूरा धड़धड़ाते हुए हैं, पूरा गिराए हैं। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा गोवर्धनधारी स्मारिका के 50वें अंक का विमोचन किया गया। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा प्रकाशित गोवर्धनधारी स्मारिका का विमोचन व लोकार्पण गोवर्धन पूजा समिति ट्रस्ट बोर्ड अध्यक्ष गोपाल जी यादव, पूर्व एमएलसी डॉक्टर शिवनाथ यादव व बीएचयू के हृदय विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर के कर कमलों द्वारा प्रधान संपादक डॉक्टर सोहनलाल यादव, संपादक रामराज यादव व पूजा समिति अध्यक्ष अशोक यादव, कोषाध्यक्ष विनोद यादव, गप्पू द्वारा कराया गया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री पारस यादव पप्पू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य उपस्थिति ट्रस्ट बोर्ड संरक्षक गणेश प्रसाद यादव उपाध्यक्ष, अमरदेव यादव कोषाध्यक्ष, हीरालाल यादव गोवर्धन पूजा समिति संयोजक, कैलाश यादव चेयरमैन, अर्जुन यादव संयोजक, विनोद कुमार यादव, अशोक यादव, सीताराम यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजाराम यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिववचन यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश यादव पप्पू, उपाध्यक्ष ब्रिजेश यादव, जितेंद्र यादव, संपादक राजेश अहरी, विजय यादव, लाल बच्चन, भोला यादव, अशोक दुल्ली, विनोद यादव, दिलीप यादव आदि की रही। इस पुस्तक में गोवर्धन पूजा जो होती है उसमें लेख होता है, समाज के लिए संदेश होता है और कुछ विज्ञापन भी होता है, और जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं थे उनका भी संदेश होता है। जो और भी लोग हैं उनके विचार उसमें लिखे रहते हैं, छपते हैं और उसको हम लोग बांटते हैं पूरे समाज में। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।